पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है, जिसमें राज्य में कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। उत्तराखंड के लिए 500 मेगावाट बिजली की मांग की गई है। साथ ही आपको जानकारी दे देते हैं कि उत्तराखंड के लिए केंद्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आपूर्ति स्थायी रूप से दिए जाने का अनुरोध किया गया है। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में विद्युत उत्पादन के लिए जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्रों की उपलब्धता है, जिसके फलस्वरूप राज्य में 55% से ज्यादा ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों से मिलती है। कोयला आधारित प्लांट से सिर्फ 15% ऊर्जा ही प्राप्त हो पाती है, जिससे राज्य में बेस लोड क्षमता का अभाव राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कठिन चुनौती बनता जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं देहरादून की एक खबर, जहां पर काठ बगला में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। 2 दिन के बाद ये बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से शुरू हुआ है काठ बगला में। 2 दिन पहले 40 अवैध रूप से बने हुए मकानों को ध्वस्त किया गया था। एक एक करके अवैध मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं। 50 अवैध रूप से बने हुए घरों को चिन्हित किया गया है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। सुनील प्रभात और जानकारी हमें देंगे। 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से 2 दिन के बाद ये कार्रवाई फिर से शुरू की गई है। सुनील प्रभात, देखिए मॉनसून सीजन तो बस अब सर पर है, आप कह सकते हैं। प्री मॉनसून की बारिश भी लगातार हो रही है। 2 दिन के बाद अब एक बार फिर से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती भी यहाँ पर है। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, ये जो कार्यक्रम इस समय चल रहा है अवैध रूप से निर्माण किए गए इन मकानों की ध्वस्ती का, ये और कितने दिन तक चलेगा? देखिए कंचन, ये काठ बंगला है जो रिस्पना नदी के किनारे बसा हुआ है। मैं पहले आपको रिस्पना नदी की तस्वीर बताऊंगा। ये नदी कभी अपने उफान पर होती थी, लेकिन अब पूरी तरह से उजाड़ एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है और इस नदी के दोनों छोर पर काठ बंगला बसा हुआ है। इस रिस्पना नदी के रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की यहाँ पर योजना थी और इसके लिए नगर निगम ने एमडीडीए को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को जमीन सौंपी थी कि वो यहाँ पर रिस्पना के किनारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट विकसित करेगा। लेकिन इन सालों में यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। उल्टे यहाँ पर बड़े पैमाने पर बाहर से आकर यहाँ पर बस्तियाँ बसा दी गई और प्रशासन का कहना है कि ये जो तमाम निर्माण है वो इंक्रोचमेंट किया गया है। ये आप देखिए, ये आज की कार्रवाई में तोड़ा गया है। इससे पहले 40 के आसपास मकान पहले भी इसी काठ बंगला की बस्ती में ध्वस्त किए जा चुके हैं और 50 मकान आज चिन्हित किए गए हैं। एमडीडीए की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। सुबह से यहाँ पर इंक्रोचमेंट की कार्रवाई चल रही है। 3 बुलडोजर यहाँ पर बाकायदा तैनात किए गए हैं और इसके साथ साथ बस्ती में जहाँ मकान टूट रहे हैं वहीं लोगों का सत्यापन भी किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि 2016 के बाद जो काठ बंगला की इस बस्ती में आकर बसे हैं या जो भी निर्माण यहाँ पर हुआ है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो आज करीब 50 मकान ध्वस्त करने का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। अभी तक करीब 30 से 40 मकान के आसपास यहाँ पर ध्वस्त किए गए हैं और इसके साथ साथ लोगों के जो कागज हैं वो भी चेक किए जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कंचन कि अब मानसून की करीब आप ये मानिए कि एंट्री होने वाली है। मौसम विज्ञान विभाग ने 27 और 28 के बीच मानसून के उत्तराखंड में एंट्री की बात कही थी। ऐसे में जब यहाँ पर तमाम लोगों के जो मकान है वो ध्वस्त कर दिए गए, चाहे हम उसे अतिक्रमण भी कहें, एक बड़ा सवाल ये है कि अब जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके घरों में बुजुर्ग हैं, वो लोग इस बरसात के समय जाएं तो जाएंगे कहाँ? जी, बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात जानकारी के लिए। तो देखिए, अब हल्द्वानी से खबर है, जहां पर गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। देर रात एक गुलदार 7 साल के बच्चे को उठाकर ले जाता है, जिसका शव आज सुबह बरामद किया गया है। कार गोदाम में रेलवे पटरी के पास में परिवार रहता है और बच्ची अपनी दादी के साथ टहल रही थी। तभी घात लगाए हुए गुलदार ने बच्चे पर हमला कर दिया। चंपावत से खबर, जहां पर एसडीआरएफ की टीम ने शारदा बैराज से एक अज्ञात शव का बरामदगी की है। फिलहाल शव किसका है ये शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है और पता कर रही है कि आखिर ये कौन शख्स है जिसका शव बरामद किया गया है।
उधर नैनीताल में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश इतनी तेज है कि नाले नदियां उफान पर आ गए हैं। लैंडस्लाइड का खतरा बन गया है। सुबह से हो रही बारिश से स्कूली बच्चों का स्कूल जाना बहुत मुश्किलों भरा हो गया है। राहत की बात तो यह है कि नैनी झील इसके लिए बारिश वरदान साबित हो रही है। और आइए आपको बताते हैं, कुमाऊं में कई जगह बारिश हो रही है। बागेश्वर में भी झमाझम बारिश हो रही है। वहीं बारिश से होने लगी है लोगों को जो दिक्कत, वो एक तरफ, लेकिन गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। तेज बारिश के बाद गर्मी से लोगों को राहत मिली है। लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, खासकर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लंबे समय के बाद बारिश ने अब दस्तक दी है, जिससे फसल खूब खिल रही है। रामनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और बागेश्वर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हल्की बारिश से सुहावना मौसम हो गया है। हालांकि इस समय बारिश थोड़ी रुक रुक कर हो रही है। जब पूरी तरह से मानसून दस्तक देगा तो लगातार बारिश होगी। बारिश के चलते कोसी बैराज का जलस्तर भी थोड़ा सा बढ़ा है। 40 से अब ये जलस्तर बढ़ते हुए 123 क्यूसेक तक पहुंच गया है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। चमोली से खबर, जहां बारिश हुई है और बारिश के बाद लोगों को राहत मिल रही है। पिछले 2 महीने में बारिश ना होने की वजह से फसलें पूरी तरह से सूख रही थी। इसके साथ ही उत्तरकाशी में हल्की बारिश हुई। प्री मानसून की बारिश पूरे राज्य में हो रही है। जल्द ही मानसून राज्य में दस्तक देने वाला है। बढ़ते हैं आगे, मंगलौर की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर उपचुनाव होना है। देखिए, मंगलौर में उपचुनाव में किसानों की अहम भूमिका होने वाली है। मंगलौर विधानसभा में 1,19,000 वोटर हैं, जिसमें करीब 20% किसान हैं, जो इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे। कुछ किसानों का मानना है कि किसान अब बीजेपी प्रत्याशियों की नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दे रहे हैं। वैसा तो सारी पार्टी एक सी है, कोई किसान का तो काम नहीं करते, सब अपनी रोटी सकते हैं। और नहीं तो किसान के भाव, मजदूर के भाव, मजदूर की मजदूरी भी सही लगा, किसान को भी उसकी एमएसपी सही मिली चाहिए। सरकार की तरफ भाग रही ज्यादातर किसान, क्योंकि मोदी जो किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए तो किसान उनके पीछे। हरिद्वार से खबर, जहां पर एक के बाद एक बीजेपी नेताओं के अनैतिक कार्यों में संलिप्तता उजागर होने से पार्टी की भूमिका बढ़ती जा रही है और मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पार्टी की जो छवि है वो धूमिल होती जा रही है। हरिद्वार में नाबालिग के गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में बीजेपी के ओबीसी के मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदित्य राज सैनी मुख्य आरोपी हैं। ताज्जुब की बात है कि आदित्य राज सैनी सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग का भी सदस्य है। हालांकि गैंगरेप और हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध में नाम आने के बाद बीजेपी और आयोग दोनों ने ही सैनी को निष्कासित कर दिया, लेकिन इससे बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर आ गई। इससे पहले आपको बताएं, सितंबर 2022 में भी अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का नाम सामने आने के बाद बीजेपी की काफी किरकिरी हुई थी। खबर हरिद्वार से, जहां पर नाबालिग के साथ गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में बीजेपी के नेता आदित्य राज सैनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पार्टी विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी का डीएनए ही खराब है। इसको आदित्य को भी जो है पद से हटा दिया, बोल रहा हूं, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। आपके शासन में हो क्यों रहा? आपके शासन में 6 साल में उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में आज पहले नंबर पे चले गया। तो ये हालात बीजेपी ने कर दिया, और ये केवल उत्तराखंड में नहीं हो रहा, पूरे देश में। उधर सोमवार को हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने अपनी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर नाराजगी जताई थी। हरक सिंह रावत ने कहा है कि मुझे 2022 में कांग्रेस के सब नेता लेकर आए थे, लेकिन हरीश रावत अब भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वहीं हरक सिंह रावत ने बात पर हरीश रावत का जवाब दिया है, सुनिए। जब तक हरक सिंह का
प्रायश्चित काल 5 साल, जिस दिन उनको गणेश गोदियाल जी के विशेषतम आग्रह पर मैंने पार्टी के अंदर सम्मिलित करने की हामी भरी, उस दिन मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इनको 5 साल पार्टी को, जिस पार्टी को इन्होंने सत्ता से बाहर किया है, क्योंकि 2017 में कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण जो है हमारी सरकार की गिरावट थी और ये दल बदल था। तो मैंने कहा उसका जब तक ये 5 साल प्रायश्चित नहीं करते हैं और कुछ जगह कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम नहीं करते हैं, तब तक जो है मैं इनकी स्वीकार्यता को आगे नहीं बढ़। हरिद्वार में चुनाव लड़ने पर 200% जीत के बाद हरक सिंह रावत ने एक बात कही थी, वहीं अब हरीश रावत ने हरक सिंह रावत का जवाब दिया और कहा है कि ये दावा करण मारा और दूसरे नेता भी कर रहे हैं, लेकिन हरिद्वार की जनता के मुझ पर उपहार हैं। विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये दम तो जो है उनके प्रेरणा स्रोत करण मेहरा जी भी कह रहे हैं, ये तो कई और लोग भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। मैं इन दावों पर नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, ये मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, वहाँ के हरिद्वार के लोगों के दर्द में मैं सम्मिलित हुआ, क्योंकि मैं हरिद्वार का उपकृत व्यक्ति हूँ, उसका उपकार था, इसलिए मैं उनके दर्द में सम्मिलित हुआ। और हरिद्वार ने चुनाव में हमको सफलता नहीं दी, उससे मेरे कदम हरिद्वार के लिए कभी रुकेंगे नहीं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा कांवड़ मेला 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इस मेले में लाखों की संख्या में शिव भक्त उत्तराखंड पहुंचते हैं। बीते साल तो 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त उत्तराखंड पहुंचे थे। आपको बता देते हैं, यहाँ पर इसी भीड़ का फायदा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी उठाते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट करते हैं, जिसमें यूपी, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के साथ ही हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। ऐसे में अपराधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए पुलिस की 1 जुलाई को एक अहम इंटरस्टेट मीटिंग होने जा रही है। इसमें यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के साथ रेलवे और इंटेलिजेंस, जिसमें केंद्र और प्रदेश के पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो अपने अपने राज्यों के कुख्यात बदमाशों की लिस्ट साझा करेंगे, जिन पर पुलिस सीसीटीवी कैमरों के साथ लोकल इंटेलिजेंस के साथ नजर रखेगी। साथ ही इस प्लान से पुलिस ट्रैफिक प्लान के साथ ही क्राउड मैनेजमेंट और अन्य व्यवस्थाओं पर भी चर्चा करेगी। पिछले साल भी इसमें हम लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था, इस बार भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। साथ ही जो लिस्ट है अपराधियों की, उसका भी शेयरिंग होगी। हमारे जो लास्ट ईयर कांवड़ के दौरान में जो मुकदमे इत्यादि कायम हुए हैं, उसकी वांछितों की सूची भी शेयरिंग की जाएगी, ताकि गिरफ्तारी में उनसे वांछित जो सहयोग है वो लिया जा सके। अल्मोड़ा की रानीधारा रोड वहां रहने वाले लोगों के लिए नासूर बन गई है। पिछले 3 सालों से आपको बताते हैं, यहां पर काम रुका हुआ है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा में सीवर लाइन का काम शुरू होते ही सुविधा कम, परेशानी ज्यादा हुई। 2 साल बीतने के बाद भी सीवर लाइन नहीं बनने से जहां लोग परेशान हैं, वहीं टूटी सड़कों ने भी लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। मॉल रोड में लंबे आंदोलन के बाद डामर तो हुआ, लेकिन खस्ता हाल रानीधारा रोड बारिश शुरू होते ही डराने लगी है और लोग धरने पर हैं। इसलिए धरने में बैठे हैं क्योंकि कई सालों से इस सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है और सीवर लाइन खुदने की वजह से हमारे घरों में काफी पानी, मलबा और पाइपलाइन की लीकेज 2-3 महीने से लगातार चले जा रही है। ना प्रशासन ना अधिकारी कोई भी इसका सुध नहीं ले रहे हैं। रानीधारा मार्ग पे विगत 1 से 1.5 वर्षों पे पेयजल निगम द्वारा सीवर लाइन बिछाए जाने का कार्य किया जा रहा है और उस क्रम में पालिका द्वारा उनको कुछ धनराशि जो अंतरित की गई थी रोड कटिंग के सापेक्ष, उसमें पालिका द्वारा कार्य लगभग 15-20 दिन पूर्व जो है शुरू करा दिया गया है। एक द्वितीय किस्त के रूप में भी उनके द्वारा 15 लाख की धनराशि पालिका को हस्तगत की गई है। वहीं राज्य में निकाय चुनाव होने हैं, लिहाजा सीवर लाइन और सड़क को लेकर सियासत भी खूब हो रही है।
पालिका का चुनाव हो रहा है, कुछ लोग ऐसे ही कभी विधानसभा का चुनाव होता है तो वहाँ दिखने लग जाते हैं, नगर पालिका का होता है तो वहाँ दिखने लग जाते हैं, पंचायतों का होता है तो वहाँ दिखने लग जाते हैं, लेकिन उनका जनता की समस्याओं से कहीं कोई सरोकार नहीं है। रानीधारा रोड को लेकर 3 सालों से लोग परेशान हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर लोगों की दिक्कत कब तक दूर होगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। पौड़ी के देवप्रयाग में कपरौली सड़क की कटिंग का काम चल रहा है, जिसके विरोध में अब लोग उतर आए हैं। लोगों ने सड़क कटिंग के मलबे को उनके खेत में डालने का आरोप ठेकेदार पर लगाया है। गांव वालों का कहना है कि खेतों में मलबा डालने से उनके खेत बर्बाद हो रहे हैं। इसके साथ ही रोड कटिंग के दौरान उनकी पेयजल लाइन भी तोड़ी गई है, जिससे पानी की किल्लत भी हो रही है। इस गांव की काफ़ी परेशानी बढ़ चुकी है इस रोड के कटने से। यहाँ पर लोगों की मांग ये है कि जैसे ये खेत कटे हैं, डंपिंग जोन इन्होंने जो गलत तरीके से किया हुआ है, और विभाग समस्त ग्रामवासी ये चाहते हैं कि विभाग यहाँ पे आए और इसका पूरा निष्कर्ष निकाले। किसी भी हाल में गांव का पानी से भी वंचित है। ग्रामीण से हमारी वार्ता हुई है, जो भी उन्होंने मांगे हमसे मांगी गई थी वो हमने पूरी की हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोटद्वार से दुगुड्डा के बीच में सड़क हादसा हुआ है। लैंसडाउन से लौटते हुए दुगुड्डा के पास एक गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 2 बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी में 3 लोग सवार थे। सभी यात्री लैंसडाउन से घूमकर वापस दिल्ली की ओर जा रहे थे। खबर अल्मोड़ा से, जहां के बिनसर सेंचुरी को जो कि 2400 मीटर ऊंचाई पर है, वहां पूरे साल नमी रहती है। ऐसे में 13 जून को वहां धधकी आग से पर्यावरण प्रेमी भी हैरान है। आपको बता देते हैं कि बिनसर सेंचुरी में जंगल की आग ने 5 लोगों की जान ले ली और 3 लोग दिल्ली एम्स में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिनसर में 13 जून को जंगल की आग की लपटें 20 फीट से दूर तक ऊंचाई तक दिखाई दी हैं और दूर तक ये आग जलती गई है। घटना ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि बिनसर सेंचुरी में ऐसी आग कभी नहीं लगी है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग ने फायर सीजन के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए, इसलिए बिनसर सेंचुरी के जंगल धधक रहे हैं। तो एक बड़ा कारण ये भी है कि जो बारिश न होने के चलते जो जलवायु परिवर्तन का जो एक नतीजा है वो भी उसका एक बड़ा कारण था। लेकिन उससे भी बड़ा कारण ये है कि जो वन विभाग की तैयारियां हैं वो बिल्कुल नहीं हो पाई हैं, और जो हमारे सीजनल फायर वॉचर यहाँ पर रखे जा रहे हैं तो उनके जो किसी तरीके की सुविधाएं न होना, उपकरण न होना। वो जो क्षेत्र जब प्रभावित हुआ तो वहाँ बहुत मोटी जो है तो कूड़ा करकट, वृक्षों की पत्तों की उसकी मोटी परत बन गई थी। उसी परत में नीचे से कोई वनाग्नि सुलग गई, जो अंदर अंदर ही ग्राउंड फायर के रूप में चलती रही, तो जो लास्ट में ऊपर पहुंचकर एक ऑक्सीजन मिलने से विस्फोट के रूप में तब्दील होगी, जिससे कि एक अग्नि का गोला सा बना और एक फनल इफेक्ट सा बना। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में प्री मानसून की बारिश हो रही है, लिहाजा अब मौसम के सटीक पूर्वानुमान की बात जोर पकड़ने लगी है। अब इसी बहस में मौसम विज्ञान केंद्र और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग आमने सामने आ गए हैं। उत्तराखंड आपदाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है, लिहाजा यहाँ मौसम का सटीक पूर्वानुमान किसी बड़े नुकसान से बचाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। मौसम के पूर्वानुमान के लिए उत्तराखंड में 3 जगह, टिहरी के सुरकंडा, पौड़ी के लैंसडाउन और नैनीताल के मुक्तेश्वर में डॉपलर रडार लगाए गए हैं। ये रडार 100 किलोमीटर रेडियस में बादल फटने, तूफान या फिर बारिश होने का पूर्वानुमान देते हैं, लेकिन केदारनाथ, बद्रीनाथ, कैलाश मानसरोवर और मुनस्यारी जैसे संवेदनशील वैली में सिग्नल नहीं मिल पाने के कारण सटीक डेटा नहीं मिल पा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि इन जगहों पर छोटे छोटे रडार लगाए जाए, ताकि यहां से समय समय पर जानकारी जुटाई जा सके। इसके लिए उसने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है।
तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इसकी ज़रूरत है कि जो वैलीज में अगर छोटे रडार्स लगते हैं तो एकदम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो है साथ साथ वो मिलती रहेगी और उसके बारे में फिर हम और ज़्यादा भी अलर्ट कर सकते हैं। हालांकि ठीक है, सैटेलाइट से भी मॉनिटरिंग है और ये जो रडार्स जैसे मैंने बोला कि 100 किलोमीटर रेडियस में काफ़ी एरिया हमारा कवर हो रहा है, पर जो वैलीज है अभी भी उसमें थोड़ा बहुत जो है वो छूटता है, तो उसमें अगर छोटे रडार्स लग सकते हैं तो ठीक है। लेकिन दूसरी ओर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने खुद मौसम विभाग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सचिव रंजीत सिन्हा का कहना है कि रडार लगाने का मैंडेट राज्य सरकार का नहीं है, मौसम विज्ञान केंद्र को IMD दिल्ली को प्रस्ताव भेजना चाहिए। सचिव आपदा प्रबंधन का कहना है कि जो डॉपलर रडार उत्तराखंड में लगे हैं और जो 176 वेदर स्टेशन राज्य सरकार ने लगाए हैं, उनको भी मौसम विज्ञान केंद्र अभी तक IMD से लिंक नहीं करा पाया है। और ये मैंडेट IMD का है, ये हमें प्रस्ताव भेजने के बजाय अगर टेकअप करे, क्योंकि वेदर रडार हम मैंडेट नहीं कर सकते, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। 3 वेदर रडार उन्होंने ही लगाए हैं। अगर दे फील कि उनको और वेदर रडार लगाना चाहिए प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के लिए, तो IMD को टेकअप करना चाहिए। बहरहाल विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में अभी भी क्षेत्र विशेष में तूफान, बारिश या बादल फटने जैसी घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं मिल पाता है। यदि ऐसा होता तो 2023 की केदारनाथ आपदा और 2021 की रैणी आपदा में जान माल का नुकसान बच जाता। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।